ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सायरा अफ़ग़ान है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ गायनी एंड ऑप्स में प्रोफेसर हूँ और हम लोग गायनी एंड ऑप्स जो है वो शोबा है एक जो जच्चा बच्चा के साथ डील करता है और इसमें हम जो जिन बीमारियों के साथ डील करते हैं वो हैं यूट्रस के साथ रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं, वजाइना के साथ या ओवरीज़ के साथ जिसको अंडेदानी कहते हैं, इनके साथ जो भी बीमारियां रिलेटेड हैं वो सारी गायनी में आती हैं। और उसके अलावा जो ऑप्स है वो बच्चे की कंसेप्शन यानी बच्चा हमल का होना और हमल के पूरे दौरानिए को देखना, औरत को और बच्चे को दोनों को हम देखते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। उसमें अब आम तौर पर अब नॉर्मली जो बच्चा होता है वो जब आके प्रेगनेंसी जब सेट होती है यूट्रस के अंदर, जब बच्चा कॉन्सेप्टस जब अटैच होता है तो वो एक चीज़ होती है जिसको हम उर्दू में आवल कहते हैं और इंग्लिश में उसको प्लेसेंटा कहते हैं। नॉर्मल साइट जो होती है आवल की वो यूट्रस के ऊपर वाले हिस्से पे होती है जो कि मस्क्यूलर होता है। तो उसमें अल्लाह तबारक ताला ने उसको उस पर इसलिए अटैच करवाते हैं क्योंकि जब डिलीवरी होती है बच्चे की तो उसके साथ वो आवल आराम से डिटैच होकर बाहर आ जाती है। और यूट्रस जो होता है वो मस्क्यूलर होता है, उसकी 3 लेयर्स होती हैं, 2 लॉन्गिट्यूडनल और एक जो है सर्कुलर। तो जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है तो यूट्रस एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जो भी मेजर वेसल्स होती हैं वो एकदम से ब्लीडिंग रुक जाती है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती। तो ये नॉर्मल एक तरीका है बच्चे की पैदाइश का। लेकिन क्योंकि फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिसेस लोग नहीं करते और बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं, तो हर एक प्रेगनेंसी के बाद यूट्रस का जो मस्कुलर टिश्यू है वो रिप्लेस हो जाता है फाइब्रस टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के साथ, और उसकी फिर वो जो आवल की जो अटैच होने की ताकत होती है यूट्रस के साथ वो ज़रा कमज़ोर होती है। तो चाहे फिर मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ में, जैसे मल्टी ग्रेविडास जो होती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा बच्चे जिनके होते हैं 5 बच्चों से ज़्यादा, उनमें ये हो जाती है कि बच्चेदानी की कमज़ोरी की वजह से आवल लगती तो है लेकिन वो जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही डिटैच हो जाती है और प्रेगनेंसी के दौरान ही ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि अगर डिलीवरी हो और आवल बाद में आए तो बच्चेदानी कॉन्ट्रैक्ट करती है, लेकिन वो जो ब्लड वेसल्स होती हैं मेजर जो कि बच्चेदानी के ऊपर वाले पार्ट में से गुजर रही हैं वो एकदम से सिकुड़ती नहीं है क्योंकि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि मसल का काम होता है कॉन्ट्रैक्ट करना, क्योंकि मसल रिप्लेस हो जाता है विद फाइब्रस टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो वो क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट उस तरह नहीं कर पाता जिस तरह एक नॉर्मल पहली दूसरी तीसरी प्रेगनेंसी में यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है। एक तो ये होती है। दूसरा, आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा सिजेरियन सेक्शंस हो रहे हैं तो सिजेरियन सेक्शंस हमेशा यूट्रस की लोअर जो सेगमेंट होती है उसमें एक ट्रांसवर्स इंसिजन हम करते हैं और वहाँ से हम बेबी निकालते हैं। तो अगर 2 या 3 सिजेरियन सेक्शंस हो जाएं तो फिर ज़्यादा चांस ये होता है कि वो आवल बजाय ऊपर वाले पोर्शन में लगने के वो नीचे वाली जो सेगमेंट होती है जिसको हम लोअर सेगमेंट कहते हैं उसमें आके अटैच होती है। और लोअर सेगमेंट में मसल्स कम होते हैं, नेचुरली खुद से अल्लाह ने कम रखे हुए हैं, तो वहाँ होता ही फाइब्रस टिश्यू है। जो प्लेसेंटा या आवल होती है वो ऊपर के हिस्से में लगती है जहाँ पे पट्ठे या मसल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब सिजेरियन होता है, जब औरतों का सिजेरियन होता है और पैदाइश बच्चे की सिजेरियन के थ्रू करते हैं हम, तो हम यूट्रस को या बच्चेदानी को नीचे के सेगमेंट से हम ट्रांसवर्स इंसिजन देते हैं और वहाँ से बेबी को डिलीवर करते हैं। तो जो लोअर सेगमेंट होता है उसके अंदर मसल्स बहुत कम होते हैं, फाइब्रस टिश्यू बहुत ज़्यादा नेचुरली अल्लाह ने रखा होता है। तो जब आवल आकर उधर लगती है, प्रीवियस सिजेरियन के स्कार के ऊपर लगती है, तो उसमें क्या होता है कि आवल पेनिट्रेट करके और वो यूट्रस के पूरी बॉडी को क्रॉस कर जाती है। कभी तो सिर्फ अंदर तक बुरी तरह से एडहेरेंट होती है, उसको हम कहते हैं मॉर्बिडली एडहेरेंट प्लेसेंटा। मॉर्बिडली का मतलब होता है कि एबनॉर्मली एडहेरेंट प्लेसेंटा बन जाता है। तो वो एबनॉर्मेलिटी कम लेवल की होगी तो वो थोड़ी सी एडहेरेंट होगी, लेकिन अगर ज़्यादा होगी तो वो यूट्रस के मसल के अंदर तक चली जाएगी और कभी कभी वो उसके थ्रू एंड थ्रू गुजर जाती है। जब थ्रू एंड थ्रू गुजरती है और लोअर सेगमेंट से गुजरती है तो आगे ब्लैडर होता है, पेशाब का मसाना, कभी कभी वो उसमें अंदर भी गुजर जाती है।
पेशाब के मसाने के अंदर तक चली जाती है आवल। अब क्योंकि एक बच्चेदानी है, आगे से पेशाब का मसाना है, आवल यहाँ लगी हुई है अंदर की तरफ और वो पेनिट्रेट करके पूरा गुजर जाएगी। तो उसके तीनों स्टेजेस में हम एक्रीटा उसको कहते हैं कि जो सिर्फ हल्की सी एडहेरेंट है, परक्रीटा उसको कहते हैं जब वो यूट्रस के टिश्यू के थ्रू गुजर जाती है, और इनक्रीटा उसको कहते हैं कि जो बीच में है। यानी एक्रीटा थोड़ी हल्की डिग्री है, इनक्रीटा थोड़ी बुरा डिग्री है, और परक्रीटा वो है जो थ्रू एंड थ्रू गुजर कर ब्लैडर के अंदर चली जाती है। अब जब ये परक्रीटा हो जाती है ना, तो उसकी अलामात ये होती हैं, या एक्रीटा भी हो तो उसकी भी अलामात यही हैं कि पेशेंट ब्लीड करता है 32-33 वीक्स के बाद। ये हम डायग्नोसिस बनाते हैं क्योंकि 33-32 वीक्स के पहले हमारी लोअर सेगमेंट अभी बनी नहीं होती, तो हम लोग ये डायग्नोसिस नहीं बना सकते। लेकिन 33-34 वीक्स के ड्यूरेशन में अगर प्लेसेंटा लो लाइंग अल्ट्रासाउंड पे हमें नज़र आता है तो इसको हम प्लेसेंटा प्रीविया या प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। और अगर प्रीविया सिजेरियंस हों तो फिर हमें इस बात को डायग्नोस करना पड़ता है कि ये कहीं एक्रीटा या इनक्रीटा या परक्रीटा तो नहीं है। तो इसको करने के लिए हमें पेशेंट का एमआरआई कराना पड़ता है। एमआरआई हमें बताता है कि ये जो प्लेसेंटा है ये यूट्रस की अंदर की लेयर पर लगा हुआ है, सिर्फ प्रीविया है, या इनक्रीटा है, थोड़ा सा मसल की वॉल को क्रॉस कर गया है, या परक्रीटा हो गया है। परक्रीटा यानी पूरा का पूरा मसल की लेयर, मतलब यूट्रस की लेयर को क्रॉस कर गया है, या ये ब्लैडर के अंदर चला गया है। तो ये हमें एमआरआई डायग्नोस करके बताता है। तो जब एमआरआई बता देता है हमें कि ये मॉर्बिडली एडहेरेंट प्लेसेंटा है और उसकी क्या डायग्नोसिस है, तो फिर हम प्री ऑप प्रेपरेशन में पेशेंट के से हम बहुत सारे ब्लड अरेंज कराते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में हम जब भी जाते हैं तो उसमें ब्लीडिंग होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। एटलीस्ट 4-5-6 लीटर्स ऑफ ब्लड लूज़ करता है। जो हमारी बॉडी के अंदर जितना ब्लड है वो सारा का सारा लूज़ हो सकता है इस सर्जरी में, क्योंकि मेजर वेसल्स खुल जाती हैं और पूरा का पूरा ब्लड इस तरह निकलता है जैसे बस अभी ख़त्म हो जाएगा। तो हम इस पेशेंट को बहुत डरते हैं कि कहीं ये लेबर में न चली जाए, क्योंकि 34 वीक्स के बाद तो लेबर में जाना इनका ज़रूरी होता है। तो हम बहुत इनको ताकीद करते हैं थ्रू आउट प्रेगनेंसी कि आप ब्लड कम अज़ कम 7-8 बोतलें ब्लड की ज़रूर अपने पास रखें, या अरेंजमेंट रखें, या डोनर्स रखें जो आपको ब्लड दें। तो फिर ब्लड बैंक वाले कभी कभी ये करते हैं कि अगर ब्लड उनका मैच नहीं करता तो ब्लड बैंक वाले दूसरे ब्लड ग्रुप्स भी लेकर और उनके साथ मैचिंग ब्लड ग्रुप्स दे देते हैं। और हमें ऑपरेशन से पहले ऑपरेशन थिएटर में ये ब्लड कम अज़ कम 5-6 यूनिट्स पड़े होने चाहिए। हम फिर पेशेंट को उस वक्त जब खोलते हैं तो हम मिड लाइन से खोलते हैं। अक्सर ऐसे पेशेंट्स जिनका परक्रीटा या इनक्रीटा होता है वो एमआरआई प्रॉपरली डायग्नोज नहीं कर पाता, तो हम ओपन करते हैं मिड लाइन से। नॉर्मली हम ट्रांसवर्स इंसिजन देते हैं, लेकिन इस किस्म के पेशेंट में हम मिड लाइन इंसिजन देते हैं, इसलिए क्योंकि हमें बच्चेदानी निकालनी पड़ती है इस पेशेंट की। और बच्चेदानी भी हमने इस तरह निकालनी होती है कि हमने नीचे इंसिजन से बच्चा नहीं निकालना, क्योंकि वहाँ बहुत मोटी मोटी वेसल्स होती हैं। तो हमने बच्चेदानी के ऊपर के सेगमेंट से बेबी को निकालना होता है। जहाँ पे बहुत ब्लड वेसल्स हैं उसको हमें छोड़ देना पड़ता है शुरू में। तो हमें इतने बड़े यूट्रस के लिए मिड लाइन में इंसिजन देनी पड़ती है और हम ऊपर से बेबी को मतलब निकाल देते हैं ना, जिसको क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन कहते हैं। आराम से बेबी को निकालते हैं, उसकी कॉर्ड को क्लैम्प करते हैं, कॉर्ड अंदर रखते हैं और यूट्रस को सी देते हैं मोटा मोटा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि नीचे के लेवल पर जहाँ पे ब्लैडर है, जहाँ पे बच्चेदानी के आगे जहाँ पे वो है पेशाब का मसाना है, उसके ऊपर मोटी मोटी हमें परक्रीटा में नज़र आती हैं वेसल्स, बहुत मोटी मोटी। फिर हमें बहुत ही एहतियात के साथ उन वेसल्स को कॉटराइज़ करना पड़ता है, उनको सेपरेट करते हैं। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हम उनको करके कॉटराइज़ कर करके पूरा ब्लैडर को आराम से हम नीचे कर देते हैं। कभी कभी ब्लैडर डैमेज हो जाता है, ब्लैडर खुल भी जाता है इस सिचुएशन में, क्योंकि उसकी वॉल वीक हो चुकी होती है, क्योंकि जो आवल है वो नीचे के सेगमेंट से गुजर के बच्चेदानी से और वो ब्लैडर के अंदर जा चुकी होती है, तो वो ब्लैडर बाकी वीक हो जाता है। कभी कभी हमें उस ब्लैडर का हिस्सा काट के हमें ब्लैडर की रिपेयर अलग से करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये होता है। और उसके बाद हमें फिर जब हम कोशिश, इसमें ब्लीडिंग का चांस थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि किस किस्म की वेसल्स हैं। खैर फिर जब वो हो जाता है फिर हमें उस बच्चेदानी को निकालना पड़ता है, क्योंकि वो बच्चेदानी फिर हम रख नहीं सकते। फिर हमें हिस्टेरेक्टमी करनी पड़ती है, हिस्टेरेक्टमी करके फिर ब्लैडर रिपेयर करते हैं। फिर ऐसा जो ब्लैडर होता है जिसमें हम काट के जिसको कर लेते हैं, उसमें हमें फिर ऊपर से भी एक कैथेटर, ब्लैडर के जो ऊपर का डोम होता है वहाँ से भी एक कैथेटर बाहर निकालना पड़ता है, और एक हमें नीचे से भी कैथेटर निकालना पड़ता है, ताकि ब्लैडर के अंदर अगर ब्लीडिंग है तो वो
ब्लैडर की रिपेयर को डैमेज ना करे, क्योंकि कभी कभी होता है कि अगर हमने एक कैथेटर रखा नीचे और क्लॉट ने उसको फंसा दिया तो वो ब्लैडर फिर यूरिन को निकालने में कामयाब नहीं होता, तो ब्लैडर डिस्टेंड होता है और फिर जो हमने रिपेयर की होती है वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए हम इसमें 2 कैथेटर रखते हैं, एक हम डोम के ऊपर निकाल के रखते हैं और एक हम नीचे से निकालते हैं, और फिर इनको हम रखते हैं। पेशेंट्स को ज़रा लंबा अरसा अस्पताल में रहना पड़ता है। उसमें फिर हमने जो सुप्रा प्यूबिक, जिसको हम ऊपर वाला कैथेटर कहते हैं, जो हमने डोम से निकाला होता है, उसको सुप्रा प्यूबिक कैथेटर हम कहते हैं, उसको हम 2 वीक्स बाद निकाल देते हैं। फिर 1 हफ़्ता और हम रखते हैं नीचे वाला कैथेटर और फिर हम उस पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं। और हमारे पेशेंट्स अच्छी तरीके से मैनेज हो जाते हैं और खैर से प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती। लेकिन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पेशेंट्स जो हैं उनकी ये नॉलेज हो, उनके पास ये अवेयरनेस हो कि इसके लिए ब्लड का बहुत ज़्यादा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम 8 या 10 बोतलें खून की लगती तो नहीं है, इतनी ज़रूरी नहीं है कि इतनी लगें, लेकिन हमारे हाथ में होनी चाहिए। हमें नहीं पता होता कि यूट्रस ने कितना ब्लीड करना है ड्यूरिंग उस प्रोसेस के, जब हमने उसका ब्लैडर नीचे करना है और उसकी ब्लीडिंग कितनी होनी है, ये हम एंटिसिपेट इनिशियली शुरू में नहीं कर सकते। बस ये इसको हम प्लेसेंटा प्रीविया भी कहते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया वो सिंपल प्लेसेंटा प्रीविया है जो लोअर सेगमेंट में लगता है और जिसमें इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस पर ऑपरेटिवली ऑपरेशन के दौरान नहीं होते। लेकिन जो इनक्रीटा या परक्रीटा होता है उसमें बहुत ब्लीडिंग का चांस होता है। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये जो प्लेसेंटा प्रीविया जिसको हमने डिस्कस किया, ये किस वक्त डायग्नोज हो सकती है और मरीज़ को ख़ुद कैसे पता चलेगा कि उसको कुछ प्रॉब्लम है। अब मरीज़ को शुरू में ये हम इसको डायग्नोज ही नहीं करते, क्योंकि 30 वीक से पहले की जो प्रेगनेंसी होती है उसमें अगर प्लेसेंटा नीचे नज़र भी आता है तो हम उसको प्रीविया लेबल नहीं कर सकते। इसलिए क्योंकि शुरू में यूट्रस छोटा होता है, बेबी भी बहुत छोटा होता है और उसका जो प्लेसेंटा होता है वो नज़र ऐसे ही आता है कि वो एंटीरियर वॉल पे या पोस्टीरियर वॉल पे पूरे के पूरे यूट्रस के अंदर लगा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस करती है तो हम डॉक्टर्स के लिए यह है, मरीज़ किस तरह पहचानता है वो मैं इसके बाद आपको बताऊँगी। तो जब जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस करती है वैसे वैसे अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट से अलग होती जाती है। तो जो प्लेसेंटा नॉर्मली अर्ली प्रेगनेंसी में हमें नीचे दिख रहा था वो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो अपर सेगमेंट में चला जाता है। वो अल्ट्रासाउंड करने से हमें नज़र आ जाता है कि वो तो ऊपर चला गया। वो ऊपर नहीं जाता, वो मूव नहीं करता, लेकिन ऊपर की सेगमेंट से नीचे की सेगमेंट सेपरेट हो जाती है विद द प्रोग्रेस ऑफ प्रेगनेंसी ना। तो वो प्लेसेंटा हमारी उस डायग्नोसिस से बाहर चला जाता है जिसको हम प्रीविया कहते हैं। प्रीविया हम उस प्लेसेंटा को कहते हैं जो बच्चेदानी का जो मुंह होता है या ऑस जिसको कहते हैं इंटरनल ऑस, उससे 5 to 6 सेंटीमीटर्स अगर अवे है उसका लोअर बॉर्डर तो इट इज़ नॉट प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। लेकिन अगर ये इंटरनल ऑस या अंदर की जो बच्चेदानी का जो मुंह है उसके बहुत करीब है, 4 सेंटीमीटर से भी कम डिस्टेंस है, तो वो प्रीविया है। अब प्रीविया की भी होती हैं किस्में। टाइप 1 होता है जो सिर्फ लोअर सेगमेंट को टच करता है, 2 होता है जो लोअर सेगमेंट से लेकर पूरे लोअर सेगमेंट से इंटरनल ऑस तक आता है, फिर 3 होता है जो इंटरनल ऑस को कवर करता है, 4 वो होता है जिसको मेजर डिग्री कहते हैं जो पूरा का पूरा एंटीरियर वॉल बच्चेदानी का मुंह और पोस्टीरियर वॉल तक चला जाता है, जिसको मेजर डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। तो इसकी डायग्नोसिस हमेशा 30 वीक्स के बाद डॉक्टर करता है। लेकिन मरीज़ को कैसे पता चले 30 वीक्स के अराउंड? अगर उसको पेनलेस ब्लीडिंग होती है विदाउट पेन और बहुत हेवी ब्लीडिंग हो रही है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो प्लेसेंटा प्रीविया है। और इसीलिए ये हम ज़रूरी समझते हैं कि मरीज़ अपनी प्रेगनेंसी की तशख़ीस जैसे ही उसका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है वो डॉक्टर के पास जाए, अपने इनिशियल टेस्ट कराए, अपना अर्ली स्कैन कराए, जिसमें हमें ये फ़ायदा होता है कि उसकी एक तो डेटिंग हो जाती है, उसकी प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन का पता चल जाता है, दूसरा हर 4 वीक्स बाद वो अल्ट्रासाउंड कराए। उसमें ज़्यादातर पेशेंट्स का ये ख्याल होता है कि कोई एक रेज़ की तरह एक्सरेज़ हैं जो आपके बच्चे को डैमेज करेंगी, इस तरह नहीं होता। ये साउंड वेव्स हैं जो अल्ट्रासाउंड में साउंड वेव्स पिक्चर बनाती हैं, तो साउंड वेव्स बच्चे के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होती। तो इसलिए हर महीने या 6 वीक्स पे एक अल्ट्रासाउंड होना चाहिए जिसको हम ग्रोथ स्कैन कहते हैं, जो बेबी की भी ग्रोथ बताता है और हमें उसके प्लेसेंटा की लोकलाइजेशन बताता है कि वो अपर सेगमेंट में जा रहा है या लोअर सेगमेंट में जा रहा है।
अगर इनिशियली हमें वो लोअर नज़र आ रहा है तो हम पेशेंट को बताते हैं कि हम फर्दर फाइनल डायग्नोसिस 30 वीक्स के बाद बनाएंगे। और अगर इस दौरान मरीज़ को पेनलेस ब्लीडिंग हो जाती है तो फिर तो श्योर है कि ये प्लेसेंटा प्रीविया। फिर एक और भी प्लेसेंटा के साथ रिलेटेड बीमारी होती है जिसको हम एब्रप्शन कहते हैं। उसमें प्लेसेंटा ऊपर हो या नीचे हो, वो जो है वो डिलीवरी से पहले ही सेपरेट हो जाता है यूट्रस से, तो फिर ब्लीडिंग अंदर ही होना शुरू हो जाती है, वो बाहर नहीं आती। उसमें पेनफुल हो जाता है, यूट्रस बहुत टेंडर हो जाता है, मरीज़ एकदम से उसका हीमोग्लोबिन ड्रॉप कर जाता है। इसको कंसील्ड हेमरेज कहते हैं। और अगर रिवील्ड हो तो थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग बाहर भी आती है और काफ़ी ज़्यादा अंदर भी रहती है, तो उसको हम एब्रप्शन कहते हैं। और ये एब्रप्शन जो होती है ये ज़्यादातर उन प्रेग्नेंट औरतों में होती है जिनमें अंदर बहुत अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर होता है। तो ये प्लेसेंटा की दूसरी किस्म जिसको हम एब्रप्शन कहते हैं, ये भी बहुत ख़तरनाक होती है। इसमें बहुत जल्दी बेबी को डिलीवर करना पड़ता है ताकि ब्लीडिंग भी रुके, और इसमें ज़्यादातर हिस्टेरेक्टमी की नौबत नहीं आती। इसमें ब्लीडिंग रुक भी जाती है, लेकिन बेबी अगर नियर टर्म है या बेबी अगर मैच्योर हो गया है, नॉर्मली बेबी जो है 32 के बाद अगर डिलीवर हो तो वो बच जाते हैं बहुत सारे बेबीज़। तो 32 की स्टेज से लेकर 34, 38 तक अगर एब्रप्शन होती है तो वो सेफ़ है। 32 पे बच्चे को अक्सर नियोनेटोलॉजी की और NICU की ज़रूरत पड़ती है, जो शोबा होता है बच्चे की इंतहाई निगहदाश्त का। उसमें छोटे बच्चों की थोड़ी सी सपोर्टिव थेरेपी कभी कभी चाहिए होती है 32 से 34 वीक्स तक, लेकिन बच्चे ज़्यादातर इसमें बच जाते हैं। तो ये हैं हमारी कुछ रीज़न्स जिनमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लीडिंग होती है और उसके क्या रीज़न्स होते हैं। अर्ली प्रेगनेंसी में अगर ब्लीडिंग है तो वो आपकी थ्रेटन्ड अबॉर्शन जिसको हम कहते हैं वो रीज़न्स होती हैं, या मिस्ड अबॉर्शन होती है जिसमें बेबी की ग्रोथ ख़त्म हो जाती है, बेबी अंदर ही ख़त्म हो जाता है, तो ब्लीडिंग होती है। लेकिन अगर 30 वीक्स के बाद की ब्लीडिंग्स हैं तो वो हमेशा प्लेसेंटा के साथ या आवल के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स में होती हैं। अच्छा, अब हमने बात की थी प्लेसेंटा की गलत लोकेशन पे अटैचमेंट की। नॉर्मल लोकेशन मैंने आपको शुरू में बताया कि वो यूट्रस के फंडस पर या मस्कुलर पार्ट पे होती है, वो नॉर्मल लोकेशन होती है। और जो एबनॉर्मल लोकेशन होती है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में होती है। तो अब लोअर यूट्राइन सेगमेंट में होने की, लोकेशन ऑफ प्लेसेंटा होने की कुछ कॉम्प्लिकेशंस ये भी होती हैं कि जब प्लेसेंटा ऊपर होता है तो नॉर्मली बेबी की नॉर्मल पोजीशन होती है कि बच्चा मदर के यूट्रस के अंदर सर के बल होता है, यानी उसका सर नीचे होता है और उसके पाँव ऊपर होते हैं। इसको कहते हैं कैफेलिक प्रेजेंटेशन, या सर के बल जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन होती है बच्चे की डिलीवरी के वक्त। हेड डिलीवर होता है पहले, फिर बॉडी डिलीवर होती है। लेकिन अगर प्लेसेंट, और ये जो नॉर्मल लोकेशन, नॉर्मल इसकी जो लाए या प्रेजेंटेशन है, ये हमेशा उस वक्त होती है जब प्लेसेंटा हमारा ऊपर होता है, नॉर्मल लोकेशन में अटैच्ड होता है। जब प्लेसेंटा लो लाइंग होता है या लोअर सेगमेंट में होता है तो लोकेशन प्लेसेंटा की एबनॉर्मल होने की वजह से बच्चे की एबनॉर्मल लाई हो सकती है। या तो बच्चा ट्रांसवर्स लाई करेगा या ब्रीच के साथ करेगा, यानी बच्चे का सर ऊपर होगा और उसका जो बॉटम है वो नीचे होगा, उसको ब्रीच कहते हैं। तो ब्रीच हो, जब बच्चा ब्रीच होता है और टर्म पे होता है तब हम थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि इसका क्या रीज़न है। तो रीज़न में प्लेसेंटा प्रीविया भी हो सकता है और यूट्रस की एबनॉर्मल शेप भी हो सकती है। कभी कभी यूट्रस नॉर्मल तो एक यूट्रस होता है ना, लेकिन कभी कभी यूट्रस दो भी होते हैं। यूट्रस में सेप्टेशन भी होती है। यूट्रस डायडेल्फीज कहते हैं जब दो यूट्रसेस होते हैं, लेकिन एक होती है यूट्रस इंडेंटेड यूट्रस होता है, ऊपर से यूँ डोम उसकी गोल नहीं होती, लेकिन खुदा ने ऐसा बनाया था कि यूँ जाके और थोड़ा सा यूँ हार्ट शेप हो जाता है। तो जब वो इंडेंटेशन होती है उसके वजह से भी बच्चे का सर कहीं ऊपर जाके फंस जाता है और उसकी ब्रीच नीचे आ जाती है। प्री टर्म बच्चे यानी 28 to 32 वीक्स तक बच्चे उल्टे सीधे इसलिए हो जाते हैं कि उनकी साइज़ छोटा होता है, और जिस एमनियोटिक कैविटी में वो बैठे होते हैं पानी भी उनके इर्द गिर्द जाता है, तो बच्चा स्विम करते रहते हैं उसमें। तो जब भी आते हैं उल्टे भी हो सकते हैं, सीधे भी हो सकते हैं, ट्रांसवर्स भी हो सकते हैं। तो आप लोग इस बात पे परेशान ना हुआ करें कि 28 पे बच्चा उल्टा है, परेशान हो जाते हैं लोग, या ट्रांसवर्स है तो परेशान हो जाते हैं। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। बच्चा खुद ही 32 to 34 वीक्स में आके नॉर्मली अपना हेड नीचे फिक्स कर देता है और उसका जो बॉटम है वो ऊपर चला जाता है, और वो वहीं पे फिर ग्रो करता रहता है टिल टर्म 38 तक 40 तक। जब भी उसको लेबर पेन्स आए वो सीधा होता है। लेकिन अगर 36 वीक्स के बाद भी बच्चा उल्टा है 30, तो ये फिर परेशानी की बात है। इसमें फिर सिजेरियन होता है। और फिर
रीज़न हमें ड्यूरिंग सिजेरियन पता चलता है कि बच्चा उल्टा क्यों था। उसमें यूट्रस में या तो कभी फाइब्रॉयड होता है या ओवेरियन सिस्ट होती है या बच्चे की अपनी कोई एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, बच्चे की रीढ़ की हड्डी में कोई ट्यूमर है या बच्चे का सर बड़ा है, वो नीचे फिट नहीं हो रहा, वो ऊपर जाके मतलब फिट हो गया और बच्चे का ब्रीच नीचे आ गया है। तो ये बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जिसमें माँ के भी रीज़न्स हो सकते हैं, बच्चे की भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली 90% ऑफ पॉपुलेशन में 33-34 वीक से पहले बच्चे उल्टे सीधे होते रहते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 36 वीक्स के बाद बच्चा उल्टा रह जाए तो फिर हमें पता होता है कि कोई रीज़न ना हो मदर में या बेबी में। अक्सर लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि प्लेसेंटा या आवल नीचे जाके क्यों लगती है। तो इसके नीचे लगने का रीज़न ये होता है ज़्यादातर कि जो बच्चेदानी है उसमें कोई वीकनेस अगर हो जाए, किसी ने कभी एबॉर्शन हुई हो उसकी और डॉक्टर ने उसकी डीएनसी की हो तो और यूट्रस में को डैमेज कर दिया हो या परफोरेशन हो गई हो यूट्रस की, तो उसमें भी हो सकता है कि प्लेसेंटा जो है वो उस जगह जाके लगे जहाँ पे परफोरेशन हुई थी, क्योंकि वहाँ पे यूट्रस की वीकनेस हो जाती है। और जो हमारे प्रीवियस 1, 2, 3, 4 सिजेरियंस अगर हो रहे हैं तो उसमें भी जो स्कार है वो एक वीक साइट होती है, उसके ऊपर प्लेसेंटे के लगने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए लोअर सेगमेंट में क्योंकि हम लोग इंसिजन दे के बच्चा निकालते हैं तो लोअर सेगमेंट में ही जाके प्लेसेंटा अपने आप को अटैच कर देता है, तो इसलिए वो प्लेसेंटा प्रीविया कहलाता है। और प्लेसेंटा प्रीविया अगर सिंपल हो तो उसमें कोई मसला नहीं होता, बच्चेदानी नहीं निकलती। लेकिन अगर वो प्लेसेंटा इनक्रीटा हो जाए या परक्रीटा हो जाए तो फिर उसमें यूट्रस के निकालने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं जो हूँ वो सुबह के टाइम पे पिम्स में प्रोफेसर हूँ, लेकिन शाम में मैं प्रैक्टिस करती हूँ मैक्स हेल्थ हॉस्पिटल जो G8 मरकज़ में है। मैक्स हेल्थ हॉस्पिटल में मैं 3 दिन बैठती हूँ, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, और मेरी टाइमिंग्स हैं फ्रॉम 5 to 6। अभी नया मैंने यहाँ बैठना शुरू किया है। और मैं बीवेल हॉस्पिटल जो आसिफ प्लाज़ा में है, ज़फ़र अल्ट्रासाउंड क्लिनिक के ऊपर है, उस हॉस्पिटल में मैं मंडे टू सैटरडे बैठती हूँ फ्रॉम 6:30 till 8। तो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे में इन एडिशन टू बीवेल हॉस्पिटल मैक्स हेल्थ में भी बैठती हूँ। आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट ओलाडॉग के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मैक्स हेल्थ हॉस्पिटल में फ्रॉम 5 to 6 बैठती हूँ और ओलाडॉग के साथ अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक कर सकते हैं।